Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are doing well. We are going to start our next topic, sources of radiations. Radiations का first source है बेटा हमारे पास radon gas. Radon gas is present in the air. Radon gas is an alpha emitter. ठीक है, जो radon gas है वो कौन सा particle emit करती है? Alpha particle. Radon gas is particularly dangerous if it is inhaled into the lung in large quantities. अगर रेडॉन गैस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया जाए तो ये लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। नेक्स्ट आप देखें बेटा, रेडॉन गैस इज टेस्टलेस, ऑडरलेस एंड कलरलेस। रेडॉन गैस बेबू, बेजायका और बेरंग गैस है। ठीक है, ना तो इसका कोई टेस्ट होता है, ना इसका कोई कलर होता है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। और ये जनरली हेल्थ इशू नहीं करती, लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया जाए तो इस कंडीशन में ये लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी। नेक्स्ट सोर्स है हमारे पास रॉक्स एंड बिल्डिंग्स। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है बेटा वो बिल्डिंग मटेरियल में होता रहता है और डेकोरेटिव रॉक्स होती हैं, स्टोन, ब्रिक्स, जो हम बिल्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं, स्टोन या अगर हम ईंटें यूज़ कर रहे हैं, रॉक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नेचुरली अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं और रेडिएशंस का सोर्स बन जाते हैं। हैवी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड थोरियम। आपको पता है कि यूरेनियम और थोरियम जो है ये बहुत ही हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर से नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यूरेनियम डिके इनटू रेडॉन गैस। ठीक है, यूरेनियम का जब डिके होता रहता है तो अल्टीमेटली ये रेडॉन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सोर्स फूड एंड ड्रिंक। हमारी जो खुराक है और जो हम ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं उसमें भी रेडिएशन मौजूद हैं, वो चीज़ें भी रेडिएशंस को इमिट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी खुराक में कौन कौन से आइसोटॉप्स मौजूद हैं? पोटाशियम 40 एंड कार्बन 14। आपको ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इन विच फ्रूट द पोटाशियम इज प्रेजेंट? द पोटाशियम इज प्रेजेंट इन बनाना। ठीक है, बनाना में हमारे पास पोटाशियम मौजूद है और पोटाशियम और कार्बन दो ऐसे नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं। अब ये आइसोटॉप्स प्लांट और एनिमल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी बॉडी के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस चलता रहता है। बेटे कल हमने जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर को डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसकी है? फूड की। तो आप नंबर 3 में यही डिस्कस किया गया है, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक इज जनरली स्मॉल बट कंसिस्टेंट। ठीक है, फूड और ड्रिंक की जो पार्टिसिपेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है रेडिएशंस को इमिट करने के लिए, वो बहुत ही स्मॉल है। इट इज़ जस्ट 9% बट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे, लास्ट हमारा पॉइंट है कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉस्मिक रेज इज प्रेजेंट इन द स्पेस। The sun and other stars emit an enormous number of cosmic rays including proton every second. सन और जो दूसरे सब स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉस्मिक रेज को प्रोड्यूस करते रहते हैं। सन और स्टार कॉस्मिक रेज को इमिट करते रहते हैं इंक्लूडिंग प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि कॉस्मिक रेज भी इमिट हो रही हैं और साथ प्रोटॉन भी इमिट हो रहे हैं एवरी सेकेंड। ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। उसके बाद बेटे सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आप कि इनमें से कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं विद वेरी हाई स्पीड। पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है कि जब ये हाई स्पीड पार्टिकल्स अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हुए हैं तो ये एयर में मौजूद मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और इनके कोलाइड करने के बाद गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, आपको बेटा ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जब हाई स्पीड कॉस्मिक रेज एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करती हैं तो वो कौन सा पार्टिकल रिलीज करती हैं या कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस करती हैं? गैमा रेज। पॉइंट नंबर 4 देखें बेटा कि अगर हमारा रेडिएशन से, यानी कि जो ये कॉस्मिक रेज आ रही हैं स्पेस से, अगर हमारा इनसे हाई एक्सपोजर होता है तो हमें किन किन बीमारियों का बायस बन सकता है? सिकनेस
और इसके सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? नोजिया, वॉमिटिंग, फैटीग एंड ऑर्गन डैमेज। ह्यूमन बॉडी के किसी भी ऑर्गन को ये डैमेज कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें बेटा, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है कॉस्मिक रेज का तो ये किन किन चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है? इसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्पेशली कौन कौन से ऑर्गन्स को ये ज़्यादा डैमेज करता है? लंग्स को, थायराइड ग्लैंड्स को और बोन्स को। उसके बाद बेटे पॉइंट नंबर 6 में देखें कि ये रेडिएशंस किसका बायस बनती हैं? ये डीएनए को डिस्टर्ब कर देती हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेशन हो जाती है और वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 7 देखेंगे कि जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल एयर, वाटर या सॉइल के साथ कंटेमिनेट हो जाते हैं, यानी उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें आलूदगी का बायस बनते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 आप देखेंगे कि अगर हम रेडियो एक्टिव डस्ट को या ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ऐसा पानी जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल हो गया है, या ऐसी डस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है, अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं और उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फिर क्या होगा? इनहेल करने से वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारी बॉडी में चला जाएगा और बॉडी में जाके भी वो रेडिएशंस को इमिट करता रहेगा और हार्मफुल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में बेटा आप देखेंगे, अगर हमने सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल नहीं की, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, लेकिन हमने उसमें कोई सेफ्टी मेजर इस्तेमाल नहीं की, तो क्या होगा? लीकेज होगी और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का बायस बनेगा। पॉइंट नंबर 10 में आप देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अगर उनको सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट ना की जाए तो ये लार्ज स्केल पे डिज़ास्टर्स का बायस बनेगा। इकोसिस्टम और कम्युनिटी स्पेस का बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होगा। पॉइंट नंबर 11 में बेटा आप देखेंगे, रेडियो एक्टिव मटीरियल को मिस यूज़ भी किया जाता है। अब मिस यूज़ कहाँ किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ही होता है, कॉजिंग पैनिक एंड लॉन्ग टर्म कंटेमिनेशन, यानी इसके असरात इतने देर पा होते हैं। अब बेटा आपको एक एग्जांपल इसकी दूंगी कि हिरोशिमा और नागासाकी के इलाके पे जब अटैक हुआ था, वहाँ पे जो एक्सप्लोजन किया गया था एटम बॉम्ब का, तो उसके बाद कई सालों तक आने वाली नस्लें माजूर पैदा हुई थी। वो किस चीज़ का असर था? वो उसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के असरात थे जो इस एटम बॉम्ब में इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने डीएनए को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। ओके 10th class, we will meet in the next lecture with another topic. Thank you so much. Allah Hafiz.